गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लास्ट वीडियो में आपका इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन छोटा सा चैप्टर था। मैंने पहले बताया था प्योर थ्योरी चैप्टर है। ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये भी थ्योरी चैप्टर ही, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। यहाँ पाइथन स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वो कोई प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इसमें नहीं है। यहाँ पर ये बताया जाएगा इस चैप्टर में कि प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसकी थ्योरी बताई जाएगी। कोई प्रैक्टिकल वर्क इसमें नहीं है। ठीक है, पाइथन यहाँ पर कहने को तो है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, बस उसके बारे में बताया जाएगा कि पाइथन क्या है, कैसे डेवलप हुई, कौन उसके डेवलपर हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी बहुत ज़्यादा इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं, ये भी छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वीक से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें स्टार्ट होगी आपकी प्योर पाइथन, मतलब पाइथन फंडामेंटल उस चैप्टर का नाम है। और उसमें आपके प्रोग्राम्स से लेकर सारी चीज़ें होंगी। उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम कोड भी होंगे, वो प्रोग्राम्स रन भी कराए जाएंगे। उस प्रोग्राम को रन कराए जाने से पहले आपको उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी क्लास 10th में पाइथन पढ़ी है या 9th में पाइथन पढ़ी है, जो यहाँ पढ़े हैं उनको मैंने 10th में पढ़ाई थी कि 10th में वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे, वो चैप्टर वही दोनों चैप्टर अभी आपके पहले आएंगे। मतलब जो प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें वो स्टार्टिंग वाले दो चैप्टर वही रहेंगे जो पहले पढ़ाए गए थे। वही सारे प्रोग्राम भी होंगे यहाँ पर, वही सारे प्रोग्राम आपको एक बार फिर से रन कराने पड़ेंगे, तब जाकर आप उन चीज़ों के फैमिलियर हो पाएंगे। उसके बाद थोड़े से और डिफिकल्ट प्रोग्राम, बल्कि 3 चैप्टर आपके वही लगभग वही रहेंगे। कुछ कुछ उसमें और प्रोग्राम होंगे, एडिशनल प्रोग्राम होंगे जो क्लास 10th में नहीं कराए थे, 11th में ही कराए थे, तो वो सारे प्रोग्राम भी आपके यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब लगभग हर वीक में एक चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक वीक से ऊपर नहीं जाएगा। 3 से 4 वीडियो में लगभग हर चैप्टर, ये चैप्टर आपका 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट वीक में एक ही चैप्टर कराया और ज़्यादा वीडियोस के नहीं दिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं था। तो इसमें भी आपके 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद वाले में तो सोचो एक वीडियो में ही कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम बनेंगे, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, 100-150 प्रोग्राम तो होंगे ही। तो उन सबको बताने के लिए कई सारे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। की पाइथन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ती है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिफर्स टू द कलेक्टिव थॉट्स प्रोग्रेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सो दैट दे आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म दैट कैन बी इफेक्टिवली कैरीड आउट बाई अ कंप्यूटर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, वो तो बात की बात है। पूरी इस लाइन को पढ़ने का मतलब ये कि किसी भी तरह की कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इस तरह की एक मतलब जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको इसका एक तरीका होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स भी एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा माइंड होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, जैसे पजल्स होती हैं या जो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जिनमें जो मैथमेटिकल नहीं होते हैं, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में भी यही होता है कि हम कम से कम मेहनत में कैसे जल्दी से जल्दी वो आउटपुट ला सकते हैं, कैसे कैसे वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ फॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमको चीज़ जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग बताने से पहले मैथमेटिक्स, जो देखो जैसे टीवी पे आप लोग देखते हो ऐड आता है कि छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है, वो सिखाई जा रही है। तो वो चीज़ ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन कभी भी देखो पाइथन जैसे चैप्टर है या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग वो छोटी क्लास में नहीं बताई जाती, वो बड़ी क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन सबको सीखने से पहले भी माइंड इस तरह का तैयार होना चाहिए कि वो उसको कर सके। भाई अगर नर्सरी क्लास से हम प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर देंगे तो बच्चे की कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे माइंडसेट भी इस तरह का होना चाहिए, हमको इस तरह की हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। भाई पजल्स में क्या होता है? पजल्स में जैसे मान लो दिया हुआ है कि एक पजल बनी हुई है, उसमें दिखा हुआ है कि एक यहाँ पर लड़के की फिगर बनी है, उधर एक बना हुआ है कैसल बना हुआ, उस लड़के को उस कैसल तक पहुँचाना है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ से। तो उसमें इस तरह के रास्ते बने हुए हैं, रास्ते पेंसिल से ढूंढते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। या क्रॉसवर्ड्स होते हैं, क्रॉसवर्ड्स में भी हम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पर हमारी वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग काम देती है। कंप्यूटर का यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी थिंकिंग उस समय कंप्यूटर की तरह ही काम कर रही है कि हम उसमें कंप्यूटर की स्पीड से नहीं, लेकिन उस लॉजिकल वे में काम करें जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है डिकम्पोजिशंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम। ठीक है,
इनका मतलब क्या होता है? इट इज़ ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन का मतलब है इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेटा और प्रोसेस इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, कि किसी भी बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दें और फिर अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग तरीके से मैनेज करें तो हम उसको कर सकते हैं। भाई देखो, जैसे आपका क्लास है, जैसे आप क्लास 10th में थे, अब क्लास 10th के एग्जाम को ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा? आपको हर सब्जेक्ट पे अलग अलग से मेहनत करनी होगी। मतलब आपका मेन टारगेट है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, उस बोर्ड एग्जाम को हमको टैकल करना है, किसी भी तरीके से अच्छे नंबर लाने। तो अच्छे नंबर लाने का सिर्फ एक तरीका है, भाई आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना होगा। इक्वली नहीं मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान देना होगा और अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी वो होगा। भाई अगर आपने किसी 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो उन 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे हो गए, बाकी हिंदी इंग्लिश या और सब्जेक्ट पे आपने उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो उससे थोड़े कम हो गए। तो ओवरऑल क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो गया। तो इसको इससे रिलेट इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या इसका मतलब क्या है, कि किसी भी बड़ी चैलेंज को फेस करने के लिए, किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमको उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, फिर उन सब पार्ट्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करना चाहिए, तभी हम जाकर आगे ऐसा कर सकते हैं। भाई कल को अगर मान लो आप लोग में से कोई IAS बन जाएगा तो उससे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि आपने पाइथन में वो वाला लूप पढ़ा था कि नहीं, या मैथ में आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा था कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का काम तो अलग होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि तब तक आपका माइंड उस तरह डेवलप हो चुका होगा कि आप वहाँ पर होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हिंदी और इंग्लिश से भी कोई लेना देना चाहिए। लेकिन उस पोजीशन पे आपको बैठाने के लिए आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। आप वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को, तभी आप अपनी सोशल प्रॉब्लम्स जो होंगी, जो भी आप, भाई अगर कोई DM बन जाता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं, तभी आप उन चीज़ों को टैकल कर पाओगे। अगर हालांकि उस काम का आपकी पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होगे, आपका माइंड उस तरह से डेवलप नहीं होगा, आपने उतनी मेहनत करके वहाँ नहीं पहुँचोगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको मैंने उस चीज़ से रिलेट इसीलिए किया है कि कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई बड़ी प्रोग्रामिंग है तो उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब जाकर वो प्रोग्रामिंग हो पाती है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है या कोई गेम बनता है, कंप्यूटर का गेम बनता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक आदमी बनाता है। एक आदमी बना सकता है, लेकिन उस एक आदमी को बनाने में उसके पास बहुत नॉलेज है, वो बना सकता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत करने के बाद ही वो उसको जाकर बना पाएगा। ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो अब कोई गेम बना है, PUBG जैसा गेम है या कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की टीम होती है, जब वो सब लोग उसको मिल के करते हैं, उसको जैसे एक गेम, कोई भी गेम ले लो, एक गेम को बनाने में साल भर भी लग जाता है, कभी कभी 6 महीने में लग जाते हैं, कभी कभी 3-3 साल लग जाते हैं। उस पर 500 से 600 लोग उस पर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, बहुत सारे अदर वर्क करते हैं, तब जाकर वो एक पूरा गेम जो है वो डेवलप हो जाता है। या कोई सॉफ्टवेयर भी है तो वो डेवलप हो जाता है, कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, कुछ इसी तरह कोई भी चीज़ है, तो उसमें सिंगल आदमी नहीं उतनी जल्दी नहीं कर सकता है, कर भी लेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, या वो एक्सटर्नल हेल्प लेगा। बहुत बार आता है कि फला आदमी ने ये डेवलप किया, लेकिन उसने वो अकेले नहीं डेवलप किया, उसके पीछे उसकी वो टीम भी थी जिसने उसके लिए मेहनत की, उसने लोगों से सपोर्ट भी लिया। ये अकेले डेवलप भी करेगा तो उसको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो मतलब जो भी चीज़ हमें बनानी है, जो भी चीज़ हमें करनी है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा रिप्रेजेंटेशन से मतलब है इट रिफर टू लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज, पैटर्न एंड ट्रेंड इन डेटा। जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न होना जरूरी है, जो भी चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अपना एक पैटर्न होना जरूरी है। अगर वो पैटर्न फाइंड आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस पैटर्न, भाई जब आप लोग पुराने साल के पेपर सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, उसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम पुराने साल के पेपर सॉल्व ना करें बोर्ड एग्जाम से पहले तो आप समझ ही नहीं पाओगे, भाई क्लास में कुछ चल रहा है, एग्जाम में कुछ आ रहा है, उसमें आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। इसीलिए लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं, इसीलिए कराए जाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भाई बहुत बार वो क्वेश्चन बुक कॉपी के होते हैं, बहुत बार वो क्वेश्चन कॉपी से मिलते जुलते होते, कभी कभी कॉपी से नहीं भी होते हैं, वो बुक से होते हैं या आपकी NCERT की बुक से होते हैं या रिफ्रेशर से होते हैं। तो ये वो पैटर्न हम जब तक हम पैटर्न नहीं जानेंगे एग्जाम का कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, तब तक हम उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी लोग कोई IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वो कोचिंग करते हैं, जो भी करते हैं तो उसके पीछे वजह यही होती है, उनको पहले ये तो बताएं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना ज़रूरी है। भाई हर चीज़ तो नहीं पढ़नी होती है, उसमें जिस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि हमको ये जो चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी तो हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, या इस तरह की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी तो उस तरह की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न पता होना भी ज़रूरी होता है।
एब्स्ट्रैक्शन देखो यहाँ पर हम उसको दूसरी चीज़ों से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई नहीं है, तो उसमें पैटर्न कैसे आएगा ये आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं उसे दूसरी चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन से क्या मतलब है? इट इज़ द फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट करना, कि हमको उन्हीं, भाई हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको उन चीज़ों पे फोकस करना है कि किस तरह से हमारा मेन पार्ट कैसे होगा। जैसे HTML आपको लोगों को याद होगी, HTML में कुछ कोड ऐसा होता था, कुछ टैग ऐसे होते थे जो हर प्रोग्राम में यूज़ होते थे, हर HTML प्रोग्राम में यूज़ होते थे। तो वो कोड तो हमें जनरली आपको लिखना ही लिखने हैं, लेकिन मेन फोकस आपको क्या है कि वो जो कोड जो आपको लिखने के लिए दिया गया है उसका मेन कोड क्या होगा वो जानना आपको ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। एल्गोरिथम से क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर एल्गोरिथम से मतलब होता है इट इज़ द डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और अदर लाइक इट। एल्गोरिथम का एक जो चैप्टर है वो क्लास 5th में भी है, आप लोगों को शायद याद हो, अगर आप लोग क्लास 5th में आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी होगी बहुत साल पहले, और तब मैंने वो पढ़ाते समय यही कहा था कि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है जो आपके क्लास 5th में रखी गई है, जिसको आपको थोड़ा बहुत समझ लो, आगे समझ में नहीं आएगी। तो एल्गोरिथम का सबसे मेन मतलब यही होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स क्रिएट किए जाते हैं, एक एक स्टेप कैसे कैसे उसके स्टेप्स क्रिएट करने, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तब जाकर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। भाई आप लोग अप्रैल से पढ़ाई करना शुरू करते हो, फिर अप्रैल से पढ़ाई की आपने, मई में पढ़ाई की, उसके बाद जून में छुट्टी रही, फिर जुलाई में पढ़ाई की, इस तरह पढ़ते पढ़ते आपने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तो एक एक स्टेप आपने क्लियर किया। आपने पहले टेस्ट दिए, फिर आपने हाफ ईयरली दिया, फिर आपने प्री बोर्ड दिया, सेकंड प्री बोर्ड दिया, फर्स्ट प्री बोर्ड दिया, तब जाकर आप मेन बोर्ड के लिए रेडी हो पाओगे। हम डायरेक्टली अगर आपको मेन बोर्ड एग्जाम में बैठा दें, कितना भी पढ़ा रहे हैं, कितना भी आपको पढ़ाई कराई दी जाए, उसके बाद सीधे मेन बोर्ड वाले एग्जाम में बैठा देंगे तो आधे लोग तो ऐसे ही उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, आते हुए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उन बोर्ड एग्जाम में होने वाली चीज़ें, आने वाले क्वेश्चंस को उसका सामना पहले किया ही नहीं। जब आपने पहले सामना ही नहीं किया है तो आप कैसे कर पाओगे? भाई ट्रेनिंग जो होती है वो यही तो होती है, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। किसी भी सिपाही को बंदूक पकड़ा के बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो लड़ थोड़ी ना पाएगा, क्योंकि उसको पहले उसको तैयार किया जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है बीच की, ये सारे होते हैं आपके स्टेप्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो स्टेप्स के पार्ट में आप सारी चीज़ें करोगे तभी वो प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। फिर बात आती है, अब हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है पाइथन के ऊपर। तो पाइथन क्या है क्या नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी है। द वर्ड पाइथन इज़ नॉट स्कैरी। देखो पाइथन की जो इंग्लिश मीनिंग है उसका मतलब होता है अजगर, ठीक है, लेकिन यहाँ अजगर नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको नाम दिया गया है, ठीक है, बुक में ही लिखा हुआ है। द वर्ड पाइथन इज़ नॉट इट्स स्कैरी डज इट ब्रिंग द इमेज ऑफ बिग रेप्टाइल दैट वी रिफर टू सी आइदर इन जंगल्स और zoo while it is some time to change the image, ठीक है। now on you will remember word python for the playfulness and pleasant productivity confused। देखो आप लोग पाइथन पढ़ते हो इसलिए आपको पाइथन को पता है। अभी किसी अनजान से बोल दें कि हमको पाइथन की स्टडी करनी है तो वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि इसको अजगर के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पाइथन का अजगर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका नाम यूज़ किया गया है, बाकी ये कोई ऐसा नहीं है जो आपको खा जाएगा या निगल लेगा, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस तरह के नेम्स होते हैं। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम पहले कुछ और रखा गया था, लेकिन जब जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी उन लोगों ने सोचा, 1996 की बात है, जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर वो लोग मतलब चुप्पे से डेवलप हो रही थी, गुपचुप तरीके से वो डेवलप की जा रही थी। तो उन लोगों ने उसका नाम पहले कुछ और रखा, ओक रखा था उन्होंने, याद आ गया मुझे, ओक रखा था। ओक, जैसे वहाँ ओक के पेड़ बहुत सारे थे, ओक उसका नाम रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि ओक नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही है, तो फिर उसको उनको नाम चेंज करना पड़ा। तो वहाँ पर वो लोग काम करते समय, जब वो लोग डेवलप कर रहे थे उस लैंग्वेज को, उस समय वो लोग एक कॉफ़ी पीते थे जिस कॉफ़ी का नाम था जावा। तो वो जावा नाम वहीं से पड़ा, उन्होंने उस कॉफ़ी का नाम से उठाकर जावा रख दी। जावा का जो आइकन होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आइकन होता है, उसमें कॉफ़ी का कप बना होता है, एक सॉसर और एक कप उस पर रखा होता है, उस पर भाप उड़ते हुए ऐसे इमेज बनी होती है। तो उसकी पीछे वजह यही होती है कि वो आपको मतलब वो उस कॉफ़ी की वजह से उसको अडॉप्ट किया गया है, इसलिए उसका नाम इस तरह से है, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम इस तरह के होते हैं जो हम लोगों को थोड़ा लगता है कि अरे ये क्या नाम है, लेकिन ऐसा होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रॉसम इन फरवरी 1991। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि
जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको गुडो वैन रॉसम नाम इसकी जो इन्वेंटर है जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इनका नाम इसके लिए लिया जाता है कि उन्होंने 9 फरवरी 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। इसका यूज़ बहुत बाद में स्टार्ट हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की गई जब वो उस लायक हो गई कि तब उसको यूज़ किया गया। जैसे आप लोगों ने क्यू बेसिक पढ़ी थी, तो क्यू बेसिक जो है वो एडवांस वर्जन है बेसिक का। बेसिक जो लैंग्वेज है वो 1982 में डेवलप हुई थी और क्यू बेसिक थी वो बहुत बाद में डेवलप हुई, लेकिन वो बेसिक से ही डेवलप हुई है क्यू बेसिक, इसीलिए वो उसको यूज़ किया जाता है आज के टाइम पर। उसी तरह से जो आज हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, लेकिन इसको डेवलप किया था इन्होंने गुडो वैन रॉसम। इस नाम को याद रखो और ईयर को भी याद रखना होगा क्योंकि वाइवा वाले क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। वाइवा तो वैसे तो यहाँ पर वाइवा तो अभी मैं लूँगा जब भी आपका क्लास 11th का मेन एग्जाम होगा, लेकिन जो मेन वाइवा होगा आपका क्लास 12th में जब उसका मेन एग्जाम होगा तो भी वहाँ कभी कभी पूछ लेते हैं कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ या हु डेवलप्स पाइथन एंड विच ईयर। तो वह मंथ भले ना पूछे लेकिन ईयर ज़रूर पूछ लेंगे। तो गुडो वैन रॉसम 1991 में इन्होंने डेवलप किया था। और किस टाइप की लैंग्वेज है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इट इज़, किस तरह की वो लैंग्वेज है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगी तब बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। लेकिन उसमें सी और C++ दोनों में फ़र्क होता है। जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और जो आपकी क्या कहते हैं HTML है वो स्क्रिप्टिंग है। वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये जो है ये आपकी ऑब्जेक्ट, इन तीनों में इन सबों में डिफरेंस है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं लेकिन इन सबों की भी अपनी एक कैटेगरी है। तो यहाँ C++ और जावा जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। सेम उसी तरह आपकी पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन जो सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगर कहीं लिखा भी है किसी बुक में कि सी के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रोग्रामिंग है तो वो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज की कैटेगरीज है। जो सी होती है उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जो बेसिक है वो भी हाई लेवल है, जो C++ है वो भी हाई लेवल है, जो जावा है वो भी हाई लेवल है। उसी तरह पाइथन भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। लो लेवल लैंग्वेज तो अब यूज़ भी नहीं होती हैं। तो किस टाइप की लैंग्वेज है और किस तरह कौन सी प्रोग्रामिंग किस टाइप की ये प्रोग्रामिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है। लो लेवल लैंग्वेज इसमें अब तो यूज़ भी नहीं होती कोई भी। जो अब आज के टाइम पर जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी हमारी हाई लेवल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो ये तो अभी इसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। मैंने पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग बताई, अब पाइथन के बारे में और भी पाइथन के बारे में और भी कुछ वर्बल बातें आपको मैं बताऊंगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग का कोई यूज़ इसमें नहीं होगा। आगे इसके बाद वाले चैप्टर में आपको प्रोग्रामिंग आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल पाइथन 3.5 होता है, ठीक है, वो पाइथन सॉफ्टवेयर है। एक है एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा से यहाँ वो एनाकोंडा मूवी से कोई लेना देना नहीं, उसका नाम है एनाकोंडा पाइथन। और भी 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा, किसी भी पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .py। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखें, जो आगे काम आएंगी। ठीक है, वो तो जब बताएंगे तभी भी बताएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बता देते हैं कि हर फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है .py। बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को जल्दी सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग इसको कॉपी में छाप सको। है तो वो थ्योरी ऐसा कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, छोटे ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज के हैं, तो वो आप लोग उससे कंप्लीट कर लेंगे। तो उसे मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद 2 वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।